नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है मैं एक बार फिर से आपके सामने नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी कमर कसने का वक्त आ गया है, क्योंकि राजस्थान के कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स की वैकेंसी आने लग गई है। और शायद अदर स्टेट में भी, अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आपकी और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं। अभी फिलहाल जो है वो राजस्थान में एसआई एग्जाम की वैकेंसी नई नई जारी हुई है। और बहुत जल्द जो आरएएस के एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी एक खुशी खबरी आने की संभावना लग रही है कि आरएएस की वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। तो हम लोग ये वैकेंसी के ऊपर ज़्यादा इतना ध्यान ना देते हुए, आपको तो पता ही है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको पॉलिटी से स्टार्ट करवाऊंगा। पॉलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक है, ये शायद एसआई और आरएएस दोनों में कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, लगभग लगभग। पॉलिटी का पहला टॉपिक है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम एक तो 1919 वाला है और एक 1935 वाला है, ठीक है। ये दोनों अधिनियम जो है वो अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 क्या कहता है कि सबसे पहले तो अपन इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि इससे पहले कौन सा आया था। इससे पहले आया था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1919 से पहले एक घटना हुई थी 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने ये अनाउंस किया था, ये उद्घोषणा करी थी कि हमारा जो पर्पस है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। तो ये एक अपने को चीज ध्यान रखनी है। 20 अगस्त 1917 को इन्होंने ये उद्घोषणा करी थी। अब हम आ जाते हैं अधिनियम पे। तो सबसे पहले तो ये अधिनियम जो है वो कौन से आयोग की सिफारिश पे बना था, तो ये है, आपको पता नहीं होगा तो ये मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया आयोग था। उस मेसोपोटामिया आयोग की सिफारिश लागू हुई थी और उसके बाद में जो है भारत शासन अधिनियम 1919 जो है वो प्रकाश में आया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके कौन कौन से प्रावधान थे। अभी देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो उनके प्रावधानों पे आ रहे हैं रेगुलर, पिछली बार भी उसी पे आया था, अपन एक पुराना क्वेश्चन भी देख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार उसको कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग कौन था? मॉन्टेग उस समय का भारत का राज्य सचिव था, ये आपको ध्यान रखना है। और चेम्सफोर्ड जो था वो उस वक्त भारत के वॉइसरॉय थे। अब सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि अगर अपन अभी वर्तमान संविधान को भी देखें तो उसमें केंद्रीय सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। वो सबसे पहले कब हुआ था? तो वो सबसे पहले यहाँ हुआ था। उन्होंने जो भी विषय थे राज करने के, जो भी न्याय बनाने के या कानून बनाने के जो विषय थे, उनको उन्होंने केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में विभाजित कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने प्रांतों को बोला कि भाई तुम इस पे कानून बनाओ, हम इस पे कानून बनाएंगे, बात खत्म हो गई। अब केंद्रीय सूची जो थी वो तो जैसी थी इंटैक्ट रखी, वैसी की वैसी रखी, लेकिन प्रांतीय जो सूची थी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है मेरे हिसाब से। प्रांतीय जो सूची थी उसको उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि प्रांतीय सूची जो थी उसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो थे हस्तांतरित विषय और दूसरे थे आरक्षित विषय। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। प्रांतों में द्वैध शासन में एक थे हस्तांतरित विषय, दूसरे थे आरक्षित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषय जो थे उस पर कौन कानून बना रहा था? गवर्नर। हर एक प्रांत में गवर्नर होता था, इंग्लिश गवर्नर होता था, प्लस विधान परिषद, ये जो है वो चुनी हुई होती थी। तो गवर्नर प्लस विधान परिषद दोनों मिलकर के प्रांतों में हस्तांतरित विषयों पे कानून बनाते हैं। और आरक्षित विषय मतलब, आरक्षित मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो चीज आरक्षित होती थी कि इस पे तो मैं ही बनाऊंगा। तो ये है अपने गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद। हर एक गवर्नर की अपनी एक कार्यकारी परिषद होती थी जो उसकी पर्सनल होती थी, उसकी नॉमिनेटेड होती थी, ठीक है। तो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद मिलकर के आरक्षित विषयों पे कानून बनाते थे। उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज हुई थी, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद में हुआ था द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है वो देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी। वो दोनों सदन कौन कौन से थे? तो एक तो था लोकसभा और एक था राज्यसभा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इनमें सदस्यों का क्या सीन था? तो इसमें जो बहुसंख्यक सदस्य होते थे वो चयनित होते थे, मतलब उनका चुनाव किया जाता था। बहुसंख्यक सदस्य चयनित होते थे।
ठीक है। लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल होता था 3 वर्ष। इसमें कुल 145 सदस्य थे और उसमें से 104 सदस्य जो थे वो चयनित होते थे। बाकी बचे कितने, 41, वो जो है वो नॉमिनेटेड होते थे। और राज्यसभा जो है उसमें कुल 60 सदस्य थे। उस 60 सदस्यों में से 34 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते थे और बाकी बचे कितने, 26, वो नामांकित थे या नामित होते थे। ठीक है, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था भी सबसे पहले इसी में लागू हुई थी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है वॉइस रॉय। इसमें एक ऐसा प्रावधान लागू किया था कि जो वायसराय होता था या वॉइस रॉय होता था, देखो प्रांतों में गवर्नर होते थे, देश में जो है वो वायसराय होता था, एक ही वायसराय होता था पूरे देश में। उसकी जो काप मतलब कार्यकारी परिषद, हर एक वायसराय की एक कार्यकारी परिषद होती थी। उस कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। उन 6 सदस्यों में से एक कौन होता था, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन वो भारतीय जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता था, मतलब उनको हेड पोजीशन नहीं दी जाती थी, लेकिन 6 में से 3 सदस्य जो है वो भारतीय होना अनिवार्य कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इन्होंने पृथक निर्वाचन जो था उसका विस्तार कर दिया था। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट उसको बोलते थे, या धार्मिक या जातीय मतदान इसकी व्यवस्था बोली जाती थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर सबसे पहले ये मुस्लिमों के लिए लागू हुआ था 1909 में। ठीक है, मार्ले मुंटे सुधार आपको ध्यान होगा। तो उसके अंदर क्या होता था कि जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहा है, वो भी उसी पर्टिकुलर धर्म या उसी जाति का होगा और उसको उसी जाति के लोग वोट डाल सकते हैं, उसी धर्म के लोग वोट डाल सकते हैं। इस तरह के इसको, जैसे मुस्लिम अगर हम लोग लें एग्जाम्पल जो मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था, तो चुनाव में अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो एक कैंडिडेट भी मुस्लिम ही होगा और उसको वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे, मतलब उसके दूसरे जो लोग होंगे वो उसको वोट नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग बोलते थे पृथक निर्वाचन की पद्धति। मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो हुआ था उसमें सिर्फ मुस्लिमों को दी गई थी, लेकिन जो हमारा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार था इसके अंदर इसका विस्तार कर दिया गया था। किस किस को दे दी गई थी, एक तो सिखों को दे दी गई थी, एक भारतीय ईसाइयों को दे दी गई थी और आंग्ल भारतीयों को ये दे दी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे मताधिकार, अभी जो है वो मताधिकार 2 प्रकार के होते हैं, मतलब अगर अपन एग्जाम्पल में देखें, एक तो वयस्क मताधिकार होता है, मतलब कि एक एक पर्टिकुलर एज, जैसे अपने भारत में 18 साल के बाद में जो भी 18 साल का होगा भारतीय नागरिक है उसको चुनाव का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सीमित मताधिकार दिया था। सीमित मताधिकार का मतलब है कि कुछ आधार होता था मत देने का, कि मतलब अगर आपके पास में ये चीजें हैं तो ही आप मत दे सकते हो। तो इसमें शिक्षा, संपत्ति और कर, ये 3 जो है वो इसके आधार थे जिसके आधार पर इन्होंने मताधिकार दिया था। मतलब ये लोग इसके कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बनाए थे, उसके आधार पर ये लोग वोटिंग कर सकते, उसके अलावा लोग वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1926 में इन्होंने केंद्रीय, ये के लिखा हुआ है, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की इन्होंने स्थापना करी थी। इस कानून के अंतर्गत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा जो है वो सिविल सेवकों का चयन शुरू हुआ था। अभी देखो, ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना थी वो कौन से आयोग की सिफारिश पे होती, तो ली आयोग। ली आयोग ने सिफारिश करी थी कि भाई भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए जिससे कि सिविल सेवकों की भर्ती होनी चाहिए। तो ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना थी वो ली आयोग की सिफारिश पे हुई थी, ये ध्यान रखना है। कब हुई थी, 1926 में हुई थी। कौन से कानून में, भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट आता है, इन्होंने एक महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था करी थी। उस महालेखा परीक्षक को कौन अपॉइंट करता था, तो भारत के राज्य सचिव जो थे। यहाँ पे क्या था, एक पद था भारत के राज्य सचिव का। भारत का राज्य सचिव जो है वो ब्रिटिश संसद का हिस्सा होता था और वो जो है वो वायसराय के ऊपर कंट्रोल रखता था। तो ये भारत के राज्य सचिव जो है वो महालेखा परीक्षक को नियुक्त करते थे। नेक्स्ट आता है, उन्होंने एक, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसके बाद में उन्होंने किया बजट। इन लोगों ने क्या किया कि बजट जो है उसमें केंद्रीय और राज्य
इन दोनों के बजटों को जो है वो अलग अलग कर दिया, मतलब राज्यों को भी ये इन्होंने कानून, मतलब इन्होंने ये अधिकार दे दिया कि वो जो है अपना खुद का बजट जो है वो डिसाइड कर सकते थे। तो ये हमारा हो गया भारत परिषद अधिनियम 1919। और इसके अंतर्गत इन्होंने एक और चीज करी थी, इन्होंने एक वैधानिक निकाय की स्थापना करी थी, एक वैधानिक आयोग की स्थापना करी थी। उस वैधानिक आयोग की स्थापना इन्होंने क्यों करी थी कि वो 10 वर्ष के बाद में अपनी रिपोर्ट देगा कि ये जो कानून है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वैधानिक आयोग था, उस वैधानिक आयोग का बाद में जाकर के क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, अगर आप बता सकें तो प्लीज बता, अगर आपको ध्यान में हो सकता है या बता सके तो आप अपने मन में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं बता पाएंगे। इसका नाम था साइमन आयोग। ठीक है, अब साइमन आयोग जो था इसकी क्या विशेषताएं थी कि इन्होंने सबसे पहले तो 10 साल का था, मतलब 1919 में इसका होना था, तो 1929 में जाकर के बनना चाहिए था, तो निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, मतलब कि नवंबर 1927 में जो है वो इसकी स्थापना करी थी। इसके सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए जो है वो भारत के सभी जो दल थे उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था। और ये जो है वो मार्च 1928 में जो है वो भारत पहुंचा था। एक बार आप चेक कर लेना, मार्च 1928 में साइमन आयोग जो है वो भारत पहुंचा था। और कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस टाइम पे थी, उन्होंने मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, उसमें इन्होंने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि साइमन आयोग के बारे में अपने को याद रखनी है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट जो घटना है वो अपने को ध्यान रखनी है। साइमन आयोग के बाद में क्या होता है, तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये भी अपने को पता ही है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट घटना है जो हमको याद रखनी है, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट इसको कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट क्यों कहा जाता है और क्या है ये चीज, इसके अंदर अपने को एक दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। सबसे पहले तो ये सांप्रदायिक पंचाट किसने लागू करी थी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अगस्त 1934 में जो है वो सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था को लागू किया था। सांप्रदायिक पंचायत क्या थी कि इन्होंने अल्पसंख्यकों और के लिए जो है वो एक तरह से इन्होंने एक व्यवस्था लागू करी थी पृथक निर्वाचन की। और ये जो अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन थी, ये वाली, ये उन्होंने क्या किया था कि दलितों के लिए भी लागू करने का प्रयास किया। दलितों के लिए लागू करने का प्रयास का मतलब कि इन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करने का प्रयास किया कि वे दलितों को हम लोग पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे देते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने पुणे की यरवदा, पुणे की यरवदा जेल में, गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में जो है वो अनशन किया। अनशन करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी और जो दलित नेता थे उनके बीच में एक पैक्ट हुआ, एक संधि हुई, और उसमें यह पैक्ट हुआ कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है, ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो दलितों के लिए वो नहीं की जाएगी, और इसके बदले में दलितों के लिए जो है वो सीटें जो है वो कुछ आरक्षित कर दी गई। तो ये 2-3 चीजें, रामसे मैकडोनाल्ड, अगस्त 1934, और गांधी जी पुणे और यरवदा जेल। और इसमें किस किस के बीच में पैक्ट हुआ था, तो दलितों और दलित नेता और गांधी जी के बीच में हुआ था। ये अपने को 2 चीजें, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिसको अपने को याद रखना है। सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में टूटे। अब हम लोग इसके रिलेटेड अगला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था, और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के संबंध में जो है वो एक बहुत ही मील का पत्थर ये साबित हुआ था। ये एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कि 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची। ठीक है, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी, मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संविधान था। और
आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे नियम हैं या फिर ऐसे हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ था, सबसे पहले तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसमें जो है वो ब्रिटिश जो राज थे उन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी कि यह अखिल भारतीय संघ होगा जिसके ऊपर पूरे ऊपर जो है वो ब्रिटिश शासन का अधिकार होगा। इस तरह से उन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो 3 सूचियां बनाई गई थी। देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है जिससे हमको याद रहेगा। यहाँ पे 2 सूचियां थी, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। यहाँ पे जो है वो 3 सूचियां हैं। ठीक है, ये 3 कौन सी हैं? एक तो केंद्रीय सूची या संघीय सूची भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची और तीसरा आ गया समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो है वो 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे और इसमें जो है वो 56 विषय थे। और ये जो है इसमें जो है वो 36 विषय थे। 59 विषय, 54 विषय और 36 विषय थे। इन विषयों के अलावा अगर कोई विषय है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? तो वायसराय बनाएगा। इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो वायसराय को दे दिया गया था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज। इसके अंतर्गत अब इन्होंने क्या किया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, यहाँ पे इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी थी। उस प्रांतीय द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब अभी क्या होगा, प्रांतों में सिर्फ प्रांतीय सूची ही रहेगी और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना पाएंगे। लेकिन यही द्वैध शासन इन्होंने कहां डाल दिया? तो केंद्र में डाल दिया। केंद्र में इन्होंने द्वैध शासन डाल दिया। केंद्रीय जो विषय थे उनको भी इन्होंने हस्तांतरित और आरक्षित, इन 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो केंद्रीय विषय जो थे इन्होंने इनको हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय 2 विषयों में इन्होंने बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो वायसराय के पास थी ही सही। एक और चीज इन्होंने क्या करी कि इन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता कर दी। मतलब प्रांतों में इन्होंने जो है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी। प्रांतों में इन्होंने विधान परिषद की स्थापना करी थी और उन जो हमारा वायसराय था उस या प्रांतों में जो गवर्नर होते थे उन गवर्नरों को उन विधान परिषदों की सलाह पर ही कार्य करना था। तो राज्य में एक तरह से इन्होंने मंत्रिमंडल और विधान परिषद बना दिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी चीज क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन जो है उसको समाप्त कर दिया और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाएगा कि जैसे प्रांतीय स्वायत्तता आ गई, उत्तरदायी सरकार आ गई, या केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इस तरह से देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन था। ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं और एग्जाम में यूजुअली आती हैं। प्रांतीय स्वायत्तता हो गई, उत्तरदायी सरकार हो गई। अब देखते हैं हम लोग टोटल उस समय जो है वो ब्रिटिश भारत जो था या अखिल भारतीय संघ जो था हमारा, उस अखिल भारतीय संघ में कुल 11 राज्य थे। ठीक है, वो जो 11 राज्य थे उसके 11 में से 6 राज्यों में, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था करी इन्होंने। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? 2 सदन होने लग गए, विधानसभा और विधान परिषद। वो 6 राज्य कौन कौन से थे? ये थे बंबई, मद्रास, बंगाल, आसाम, बंबई, मद्रास, बंगाल, आसाम
संयुक्त प्रांत और बिहार, ये जो 6 राज्य थे इसमें इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट करी थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो ये कुछ चीजें जो है हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्रांत ये वाली जो है द्वैध शासन वाली कर सकते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय सूची, यहाँ पे संवर्ती सूची आ गई। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार है, इसको अपन यहाँ पे भारत शासन अधिनियम ही बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो लोक सेवा आयोग था, उस लोक सेवा आयोग का यहाँ पे क्या था कि केवल केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, यहाँ पे इन्होंने प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, और 2 या अधिक प्रांतों को मिला करके जो है वो संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की भी इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, उन्नीस में जो है वो इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा मताधिकार जो है उसको विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किस प्रकार से किया गया कि यहाँ पे 10% जो जनता थी उसके बाद उसके पास में मताधिकार आ गया। कुल मिला के 10% की जनता ऐसी थी जिसके पास में मताधिकार नाम की एक चीज जो थी वो आ गई, मतलब वो वोट डाल सकते थे। इसके अलावा 1937 में इन्होंने संघीय न्यायालय की स्थापना करी। संघीय न्यायालय की स्थापना करी इन्होंने 1937 में। और जो ये पृथक निर्वाचन की पद्धति थी जो यहाँ पे इन्होंने विस्तार करी थी, ये इन्होंने और ज्यादा विस्तृत कर दी। पृथक निर्वाचन, दलित, महिला और मजदूर, ये 3 प्रकार के जो लोग थे इनको भी इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो दे दी। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 भी समाप्त होता है। आपको जो है वो मैंने इधर और इधर कंपेयर करके बता दिया था कि पृथक भारत परिषद, भारत शासन 1919 और 1935 में यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय सूची, यहाँ पे संवर्ती सूची, यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का हुआ था, यहाँ पे केंद्रीय के साथ साथ प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हुआ। यहाँ पे सीमित मताधिकार यहाँ पे था, यहाँ मताधिकार का विस्तार हुआ था। यहाँ पे पृथक निर्वाचन जो है सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को दिया गया था। यहाँ पे दलित, महिला और मजदूर इनको भी दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो कि इसमें और इसमें डिफरेंट थी, वो आपको याद रखनी है। एक हम लोग पुराने साल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है वो आज के टॉपिक को अपन समाप्त करते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर जो पिछली जो एसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। आप देखेंगे कि जो मैंने इस तरह से लिखा है उसका रीजन क्या है कि भारत सरकार अधिनियम जो था उसकी विशेषता क्या थी। उसकी विशेषता क्या थी, उसमें ऑप्शन था प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में अखिल भारतीय संघ, और इसमें थर्ड ऑप्शन क्या था, संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में ही हुई थी। तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप है कि भाई इसकी विशेषताएं क्या थी, तो ये सब जो है वो इसी विशेषता है, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली द्वैध शासन वाला आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्वैध शासन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, कल एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।